अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, ये स्त्री रहस्य क्या है? अगर कहीं स्त्री रहस्य है तो क्या कोई पुरुष रहस्य भी है? अभिव्यक्ति तो द्वैत में होती है, इस दृष्टि से इसे कैसे समझें? कृपया कुछ कहें। प्रश्न सुंदर है, अच्छा है। पुरुष रहस्य और स्त्री रहस्य, आमतौर से जब हम बात करते हैं अध्यात्म में तो स्त्री रहस्य, फेमिनिन मिस्ट्री या स्त्रैण रहस्य की ही बात करी गई है। आपने एक तो पूछा है कि वो क्या है, और दूसरी बात पुरुष रहस्य, और है तो द्वैत पर खड़ी दुनिया, तो होना तो दोनों में रहस्य चाहिए। स्त्री रहस्य जिसे हम कहते हैं वो हमारे जीवन के जो भी सूक्ष्मतम आयाम है, जो सटल डायमेंशन है, उनकी बात कर रहे होते हैं। जब हम प्रेम की, शांति की बात कर रहे होते हैं, जब हम प्रसन्नता और समस्वरता की बात कर रहे होते हैं, तो ये स्त्रैण रहस्य के ही हिस्से हैं, क्योंकि ये बड़े सूक्ष्म हैं। इन्हें बस अनुभव किया जाएगा। इनको पकड़ने के लिए, महसूस करने के लिए हमको बहुत सतर्क, सजग, संवेदनशील होना पड़ेगा। दुनिया द्वैत पर खड़ी है तो रहस्य की जो व्यापकता है, उसका जो फैलाव है, वो तो हर तरफ है। लेकिन पुरुष रहस्य हम क्यों नहीं उपयोग करते रहे हैं, इसको भी हम एक बार समझने की कोशिश कर सकते हैं। स्त्रैण रहस्य जिसको हम कहते हैं फेमिनिन मिस्ट्री, वो अनभिव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड को स्पर्श करता हुआ आयाम है, और जिसे हम पुरुष रहस्य कह सकें, मैस्कुलिन मिस्ट्री, वो मैनिफेस्ट यानी कि व्यक्त होते हुए जगत का आयाम है। व्यक्त, यूं तो स्त्री और पुरुष दोनों ही मैनिफेस्ट हो गए, व्यक्त हो गए। तो जब बात करी जाती है तो उनके बाहरी फिजिकल प्लेन की बात तो हो नहीं रही होती है। वो एक सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थात जो बहुत ही आंतरिक है, आंतरिक गुणवत्ता है, उसकी बात हो रही होती है। तो जिसको हम मैस्कुलिन मिस्ट्री कहेंगे, मिस्ट्री तो है लेकिन वो अभिव्यक्त होती हुई है, उसका लगातार एक्सप्रेशन है, और हम जानते हैं कि जो अभिव्यक्त होता है वो हमारे लिए रहस्य नहीं रह जाता। जैसे जब हम ताओ की बात कर रहे थे तो लाओ त्से कहते हैं कि वो वैली कॉन्शियसनेस है, घाटी चेतना है। स्त्रैण रहस्य, स्त्री रहस्य जो है वो घाटी चेतना, वैली कॉन्शियसनेस। वैली कॉन्शियसनेस का अर्थ है उसमें ग्रहणशीलता है, न दिखाई देता हुआ आमंत्रण है, अनदेखी पुकार है, और बिना जाहिर किए, बिना उसकी घोषणा किए सब कुछ को सहेज लेने का, समेट लेने का गुण है। घाटी वही है, दिखता नहीं हमको कि वो क्या करेगी, लेकिन वो सब सहेजती है, समेटती है, संवारती है, और फिर वहाँ से जो अभिव्यक्त होता है, एक्सप्रेस होता है, वो हमें दिखाई देता है। किसी व्यक्ति के भीतर अगर हम देखें जो मौन है, वो तो हमको नहीं पकड़ में आता है ना कि मौन का क्या धरातल है। चुप तो पकड़ में आएगा, तो चुप नहीं है फेमिनिन मिस्ट्री, मौन। लेकिन जब मौन से मुखरता निकलेगी, हमको दिखाई देगी। मुखरता हमारी पकड़ में आती है, इसलिए हम उसमें रहस्य ढूंढते नहीं रहे हैं। मौन हमारी पकड़ में नहीं आता है, इसलिए वो हमेशा एक रहस्य की तरह ही हमारे ऊपर रहता है। प्रेम का भाव और प्रेम का जो धरातल है, अगर हम उसकी बात भी देखें
तो उसका जो आंतरिक धरातल है वो पकड़ा नहीं जा सकता। प्रेम की जब अभिव्यक्ति होगी तो पकड़ी जा सकेगी। तो ये अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त दो तल हैं। तो जिसे हम स्त्रैण रहस्य कहते हैं वो पुरुष शरीर या स्त्री शरीर या इस जगत में व्याप्त कुछ भी प्रक्रिया, घटनाक्रम, व्यवस्था में जो अनभिव्यक्ति का तल है, अनमैनिफेस्टेड का, वो स्त्रैण रहस्य है। और जो कुछ भी किसी भी शरीर बन, किसी व्यवस्था, आकार, नाम, ढांचे से जो अभिव्यक्त हुआ है वो पुरुष रहस्य है, मैस्कुलिन मिस्ट्री है, वो अभिव्यक्ति का धरातल है। अब लोग चूंकि रहस्य इसलिए पुरुष उसमें उपयोग नहीं करते रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हाँ ये तो दिख रहा है, ये तो पकड़ में आ रहा है, लेकिन वो भी उतना ही रहस्यमय है। जो नहीं दिखा वो जितना रहस्यमय है उतना ही रहस्यमय वो भी है जो दिखा। जो दिखा वो क्या दिखा, जो सुना वो हमने क्या सुना, क्या हमने वही सुना जो अभिव्यक्त हुआ, क्या हमने वही देखा जो अभिव्यक्त हुआ। उसकी एक व्यापकता है, बहुत फैलाव है। लेकिन हमारी समस्या क्या होती है कि हम तुरंत कैटेगराइज करके चीज़ को बंद कर देते हैं। हाँ ये ऐसा है, हमने फूल भी देखा, हाँ ये फूल है, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ गए। लेकिन जब फूल की घटना घट रही थी, उसके पीछे जो प्रक्रिया चल रही थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, उसको ही हमने हमेशा स्त्रैण रहस्य कहा, फेमिनिन मिस्ट्री, आदि शक्ति। आदि शक्ति की जैसे जो अवधारणा भारत में रही है उसको हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब लोगों को लगेगा कि हम उसको आकार में ढालते हैं, उसको इस तरह से हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं। हम सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं, हम चीज़ों को पकड़ में आने योग्य बनाते चले जाते हैं। और अगर हमको भारतीय अध्यात्म के गहरे तल स्पर्श करने हों और जो वास्तविक सनातन परंपरा है, सनातन सत्य हैं, उनको हमें पकड़ना है, तो हमें कोई भी जिद छोड़नी चाहिए कि ये ऐसा ही है। और ये भारत की ही अभिव्यक्ति और बड़ी साहसपूर्ण अभिव्यक्ति हमेशा रही है कि कोई किताब, कोई व्यक्ति, कोई वक्तव्य अंतिम नहीं होता। कोई अंतिम रूप से नहीं कह सकता कि नहीं यही है। भारतीय धर्म किसी या सनातन धर्म किसी किताब पर नहीं खड़ा, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर, सीधे साक्षात्कार पर खड़ा है। तो ये जो आदि शक्ति की अवधारणा हम लेते हैं, और जैसे नवरात्र में हम बैठे तो क्यों लेते हैं इसको? क्योंकि वो जो अनमैनिफेस्टेड का पूरा जगत है उसको एक बार हम समझ सकें, उससे जुड़ सकें। अभिव्यक्ति में खोए खोए हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम थोड़ी देर ठहर कर उसके साथ चलें। इसमें कोई कर्मकांड शामिल नहीं है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं शामिल है, फ्री फ्लो है। हमने आदि शक्ति की जो कल्पना की है, परिकल्पना करके उनकी कहानियों में भी जाएं तो वो भी फ्री फ्लो है, अनियंत्रित, अबाधित प्रवाह। जीवन शक्ति के रहस्यों का एक अबाधित प्रवाह। 9 दिन क्यों चुने गए? चुन लिए गए। इनमें बहुत रहस्य ना खोजें। हम लोग दिनों को चुनते हैं, उनकी कंडीशनिंग पैदा करते हैं, उनका एक सिस्टम बनाते हैं, वो सब रहता है। अब कुछ लोग उसका एस्ट्रोलॉजिकल पहलू वगैरह निकालते हैं, वो सब मतलब नहीं है। हाँ, लोगों को समझाने के लिए एक खास ढंग से चीज़ों को चुना जाना उचित था कि ताकि उसमें कुछ तर्क पिरोया जा सके कि इसलिए इसको लिया। और 9 दिन जैसे हम लेते हैं तो 9 दिन बड़े मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं। हम जानते हैं
ये बात तमाम शोध हुए हैं, जो रिसर्चेज हुए उनसे प्रमाणित हो चुकी है कि 3, 6, 9 और 3 के मल्टीप्लिकेशन में जैसे जैसे हम जाएंगे वो हमारी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग को इंटेंस करने वाला बनता जाता है। 3 दिन किसी भी व्यवस्था, संस्कार, प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग के लिए पर्याप्त होते हैं। यानी कि 3 दिन हम अगर कोई बात समझने की कोशिश करें, 3 दिन किसी अनुभव से गुजरें, तो हम ट्यून्ड हो जाते हैं। हम कहीं किसी के साथ 3 दिन अगर बिता लें तो उससे हमारा रिश्ता बनने लगता है। ये भारत ने बहुत पहले समझा था, आज हम मनोविज्ञान में इस चीज़ को जानते हैं कि ऐसा है। तो भारत में तो एक परिव्राजक परंपरा देखिए बहुत बड़ी चलती रही, और वहाँ जो परिव्राजक सन्यासी होते थे, परिव्राजक जो घूमने वाले घुमंतु सन्यासी, उनको ये निर्देश ही होता था उस सनातन परंपरा में कि 3 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकना है, किसी गांव में नहीं, किसी का मेहमान नहीं, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा रुकेंगे तो रिश्ते बनने लगेंगे, लगाव बनने लगेगा। और ऐसा होता है, किसी के घर पहली बार जाओ, मेहमान बन के पहला दिन थोड़ा अटपटा बीतेगा, दूसरा थोड़ा कम अटपटा बीतेगा, तीसरा आते आते तुम सेट होने लगते हो, और चौथे आते आते तुम और सेट हो जाते हो। तो नवरात्र में क्या किया, उसको और उन्होंने इंटेंस किया, 3-3-3 उन्होंने उसको रिपीट कर दिया। यानी कि यहाँ पर ये चाहा गया कि ये जो पुनरावृत्ति है और ये जो संस्कार है ये आए हमारे ऊपर, इस त्रैण रहस्य से हम जुड़ें, इस त्रैण रहस्य अपने भीतर का हर वो अनभिव्यक्त गुण जो अभिव्यक्ति को शक्ति देता है, जो अभिव्यक्ति को संभव बनाता है, जैसे मौन मुखरता को संभव बनाता है, निशब्द शब्द को संभव बनाता है, ये जो अदृश्य चेतना है वो शरीर और मन को संभव बनाती है, जो कुछ भी इस तरह से सामने आता उसको हम त्रैण रहस्य कहते हैं। तो इसीलिए मौन का प्रयोग है, ध्यान का प्रयोग है, अपने भीतर की शांति में डूबना, ये सारे प्रयोग रहे। अब ये अलग बात है कि आज जैसे अब नवरात्र आता है तो लोगों को तो बस कर्मकांडों में बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मैं नहीं कहता उनको ना करिए, उनमें जाइए, लेकिन थोड़ा समझदारी भी दिखाइए कि इन दिनों का जो भारतीय परंपरा चाहती रही वो उपयोग भी करिए, अपने आंतरिक स्रोत से जुड़ पाइए। नहीं तो शोरगुल हल्ला गुल्ला, बात ख़त्म। अभी तो माहौल ऐसा है कि उतना नहीं हो पाएगा, नहीं तो लाउड स्पीकर लगाइए, भजन गाइए, शोर मचाइए, ताबड़तोड़ लोगों को इधर उधर करिए और बात ख़त्म। ये नहीं है नवरात्र का स्वरूप। भारत के सारे दिन जो हैं इनका ये कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि साल में 2 बार उन्होंने इनको डाला। आप देखिए इस परंपरा को, और 2 बार ही नहीं बल्कि 4 बार डाला। 4 बार क्या कि 2 बार उनको कहते हैं गुप्त नवरात्रियाँ, और ये 2 बार जाहिर। यानी कि वो अगर 12 महीने में हम 4 बार 9-9 दिन निकालें, या कम से कम हम 6 महीने में ही 1 बार 9 दिन निकाला, 1 बार 9 दिन, साल में 2 बार ही जाहिर तौर से निकालें, बहुत है। किसी व्यक्ति के मन को प्रोग्राम करने के लिए, कंडीशनिंग उसकी फिर से रिवाइव करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उनका सदुपयोग किया जाए तो अपनी शांति और मौन, अपने ध्यान, अपनी समझ से जुड़कर, तो इसलिए इन दिनों का उपयोग रहा। और हमको अब ठहर कर, शांत होकर अपने उस स्रोत से जुड़ना है। आदि शक्ति अर्थात हमारा स्रोत। आदि बात को, शब्दों को भी तोड़ के देख लें। हमारी जो संस्कृत और संस्कृत से निकली हिंदी, वो शब्द ही, एक शब्द ही अपने में पर्याप्त होता है। जो हमने कहा आदि शक्ति, तो आदि अर्थात प्रारंभ, जो बिल्कुल प्रारंभ में है शक्ति, उससे जुड़ना है। प्रारंभ में क्या है? स्रोत। प्रारंभ में क्या है? वो अनभिव्यक्त सत्ता। प्रारंभ में क्या है? वो अनमैनिफेस्टेड वर्ड।
प्रारंभ में क्या है, प्रसुप्त संभावनाएं जो जागृत होंगी, तो वो है। अब बाकी ये आकार प्रकार रूप कैसा बनाया, इस पर मैं पहले बहुत बोल चुका हूँ, इसलिए उस पर नहीं जाएंगे। और तो ये सारा जो ढंग ढांचा है, इसको हमने प्रस्तावित किया। तो इन दिनों का इसीलिए मैं भी उपयोग कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारे मित्र उपयोग करें। कर्मकांडों में ना उलझें, उसमें आप एंजॉय करें तो ठीक है, लेकिन लोग बिल्कुल उसमें फैनेटिक हो जाते हैं। फैनेटिक हो जाते हैं तो मामला गड्ढमड्ढ हो जाता है, क्योंकि फैनेटिज्म एनी काइंड ऑफ रिजिडिटी, किसी भी तरह की कट्टरता आदि शक्ति से जुड़ने में बाधा बन जाती है। क्यों बाधा बन जाती है? क्योंकि उधर जाना ऐसे ही संभव है कि हम एक नदी की तरह बहें, अबाधित, अनऑब्स्ट्रक्टेड। लेकिन हम तमाम उसमें अगर किंतु परंतु डालेंगे, फिर लोग पूछेंगे ये सब क्यों डाल दिया, व्रत उपवास और इसकी परंपरा क्यों डाल दी? विवेक का उपयोग करना है ना, कि रूटीनी वे से थोड़ा सा हटते हैं, जो हमारा एक पुनरावृत्ति का, रिपीटिशन का जो कार्यक्रम चल रहा था, उससे हटकर थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। ये मसला है। बाकी ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत फैनेटिकली फॉलो करें। जैसे ही आप फैनेटिक हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। और इस सरलता और इस तरलता से ही आप आदि शक्ति से जुड़ पाएंगे। समझ रहे?